नमस्कार। मैं अधिवक्ता सुनील कुमार आज आपको मानवाधिकार के बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं। पहले तो आप ये मानिए कि देश में कानून है। जब से देश स्वतंत्र हुआ या उसके पूर्व भी देश में कानून था, और संविधान के फॉर्मेशन के साथ उनके भाग 3 में जो हमारा मानवाधिकार है ना, उसको हम लोगों को वर्णित किया गया है। और मानवाधिकार के संरक्षण के लिए 1993 में एक अधिनियम लाया गया कि हमारा जो ह्यूमन राइट्स हैं वो संरक्षित रहे, उनका पालन हो। अब इसके लिए आपको ह्यूमन राइट का एक आयोग भी बनाया गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। और आप देखेंगे कि कई संस्थान इस पे काम कर रही है, मानवाधिकार पे। और कई लोग मानवाधिकार के संस्थान जो काम कर रहे हैं, कभी कभी आउट ऑफ बॉक्स भी काम करते हैं और कई लोग परेशानी में भी पड़ते हैं। तो हम नकारात्मक बातों को नहीं करके समझें कि हम इस बातों को अपने मन से समझें, अपने से पढ़ें कि भाई ये मानवाधिकार है क्या और फंडामेंटल राइट की तरफ कैसे ये ले जाता है। मानवाधिकार में जो आप वर्णित किए गए हैं उसको आप देखेंगे कि इसको फंडामेंटल राइट्स के रूप में आप जानेंगे। ठीक, फंडामेंटल राइट में सबसे पहले आता है कि राइट टू इक्वलिटी, मतलब हम और आप, कोई भी व्यक्ति, सब कानून के सामने एक समान है। किसी भी जाति, लिंग, धर्म आदि के आधार पे कोई भेदभाव नहीं है, ऐसा लिखा हुआ है। बट इन प्रैक्टिस आप देखेंगे कि समाज में लोग धर्म के आधार पे बटे हुए हैं, समाज में लोग जाति के आधार पे बटे हुए हैं, समाज में लोग लिंग के आधार पे बटे हुए हैं। समानता का जो अधिकार है, इसको हमें फिर से जानना पड़ेगा और फिर से रीडिफाइन करना पड़ेगा, और हो सके तो फिर इसको बदलना भी पड़ेगा। ठीक, आप किसी भी जगह देखेंगे, अगर हम एक समान हैं तो हमारे लिए अलग अलग कानून भी नहीं होना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि कई जगह में अलग अलग कानून भी है, अलग अलग आयोग भी है। चूँकि असमानता रही, इसलिए समानता लाने के लिए इन आयोगों को बनाया गया। लेकिन इन आयोगों को बनाने के बाद में ये दूसरे तरह का काम इनमें चलना शुरू हो गया, और इसमें ट्रांसफ़र पोस्टिंग से ले करके इसमें ये पॉलिटिकल बन गया है। सारा अधिकांश आयोग जो है आज के डेट में देखिए ये पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल माइलेज के लिए यहाँ पे अपने लोगों को बिठाया जाता है, फिर उनको जो है कई सुविधाओं के साथ में लैस किया जाता है, जिससे कि सरकार की राष्ट्रीय संपत्ति, राजकीय संपत्ति का भी ह्रास होता है। चलिए, एक तो आप जान जाइए कि आपको जो है राइट ऑफ इक्वालिटी है। राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत आपको कोई भी कानून आपको जाति, लिंग और धर्म के आधार पे अलग अलग नहीं कर सकती है। इसके बाद दूसरा जो स्वतंत्रता का अधिकार, आप देखिए राइट टू फ्रीडम जो है, अब आपको बोलने की और आपको एक्सप्रेस करने की आज़ादी है। कहीं भी पूरे देश में आप कहीं भी रहने और कहीं भी काम करने की आज़ादी है। इसके बावजूद भी कई जगह आपको भेदभाव किया जाता है, कई जगह आपको राज्य के आधार पे भेदभाव किया जाता है। और आप यदि मान के चलिए बिहार से हैं, और कई बार हम लोगों को महाराष्ट्र में या साउथ में भी बिहारी मजदूर को, बिहारी कामगार को, बिहारी श्रमिकों को के साथ में मारपीट हुई, और कई बार हमारे जो श्रमिक हैं और कामगार हैं उनकी हत्या तक कर दी गई है। तो ये कागज़ों में लिखा है कि हमें राइट टू फ्रीडम है, लेकिन राइट टू फ्रीडम जो है इन प्रैक्टिस नहीं है। अब क्यों नहीं है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। अब आपको तीसरा आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार आपके क्या हैं। जैसे मान के चलिए, आप देखेंगे कि देश भर में, सिर्फ बिहार में ही नहीं, देश भर में आपको कई जगह, चाय के नुक्कड़ से लेके कई जगह आपको बाल मजदूर दिख जाएंगे।
ये जो बाल श्रमिक है आपको कई नेताओं के घर में दिख जाएंगे। हम भी कई जगह जाते हैं और हमें भी दिखता है बाल श्रमिक हैं। अब खाना पूर्ति के लिए उनका नाम जो है एक सरकारी स्कूल में लिखा दिया जाता है, क्योंकि नेताजी हैं इसलिए कोई बोलता नहीं है, लेकिन वहाँ पर अटेंडेंस भी बनता रहता है और एग्ज़ाम भी होता रहता है खाना पूर्ति के लिए जब कराई हुई तो। इसलिए बाल श्रमिक पे, और ख़ास करके आप देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में बाल श्रमिक कई नुक्करों पे आप देखेंगे कि जो पंक्चर बनाने से लेके कई जगह बेकरी वेकरी में काम करने, चाय वाले ठेले वाले के यहाँ बाल श्रमिक आपको मिल जाएंगे। इनको 50 रुपये 100 रुपये में डेली खटाया जाता है और स्कूल की जगह ये लोग वर्क प्लेस पे आपको दिखेंगे। इसके अलावा कई जगह आप सुनते हैं कि मानव की तस्करी होती है, तो मानव की तस्करी होती है, उसको रोकने के लिए भी आपके पास अब अधिकार हैं और उसके बाद भी ये सतत चलता रहता है। और कई तरह से आप देखेंगे आजकल बिहार के अलावा कई राज्यों में आप सुन रहे हैं कि कई बच्चे गायब हो रहे हैं। इसके अलावा बालिकाएं ज़्यादा गायब हो रही हैं। ये पहले भी होता आया है, अभी भी हो रहा है। अब मानव तस्करी के साथ में मानव अंग का भी आजकल तस्करी होना शुरू हो गया है। सरकार इतना कानून बनाती है, इसके बाद भी पढ़े लिखे लोग और पैसे वाले लोग भी इसका उल्लंघन करते रहते हैं। आप कलकत्ता में देखें तो किडनी डोनेशन का बहुत बड़ा रैकेट चलता है, ये हमारे नॉलेज में भी है। लेकिन कहीं पर भी कोई भी जगह आप देखेंगे तो ये बंगाल में आपको दिखता रहेगा। तो ये सारा चीज़ सरकार के इतने करने के बावजूद भी, और ये बात ध्यान रखिए कि जहाँ भी ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है वहाँ पे अस्पताल और डॉक्टर को नॉलेज में है। अब आप सोचिए कि एक चिकित्सक होकर के भी मानव अंग का तस्करी को किस तरह से ढक रहे हैं लोग, ऐसा नहीं कि नहीं ढक रहे हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें कि आपके नॉलेज में जब आए तो आप इसके विरुद्ध थोड़ा बात कर सकते हैं। इसके बाद जो आपको चौथी बात बताएंगे वो है राइट जो आपको मिलता है, वो है आपको कि आप किसी भी धर्म को मानने का आपको अधिकार है। मतलब फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ना, आप कोई भी धर्म को जो मानते हैं उसको आपको स्वयं मानने का अधिकार है इसमें, और उस धर्म के बारे में आप प्रचारक बन सकते हैं। और लेकिन आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, लेकिन जब धर्म अपनाएंगे तो कोई भी व्यक्ति आपको किसी लोभ लालच या दबाव में आपको धर्मांतरण ना करें। लेकिन धर्म के जो ठेकेदार हैं इनका लगातार ये धर्मांतरण चल रहा है और आज से नहीं चल रहा है, ये सैकड़ों वर्षों से चल रहा है। ठीक, देश में धर्मांतरण किस किस प्रकार हुआ आज़ादी के पूर्व सबको ज्ञात है। आज़ादी के बाद बहुत संगठित होकर के देश में शिक्षा और स्वास्थ्य की आड़ में धर्मांतरण हुआ। उसके बाद लव जिहाद से धर्मांतरण होता है, पैसे की लालच देके धर्मांतरण होता है। इस लेवल पे हमने भी कभी कुछ काम किया था इसको रोकने के लिए, और कई लोगों को मोटिवेट करके उनको अपने धर्म में बने रहने के लिए हमने कहा। तो आप धर्मांतरण ठीक है, अपने लोगों को अपने अपने हिसाब से है। हम सनातन धर्मी हैं, हम अपने धर्म का प्रचार भी करते हैं, लेकिन हम दूसरों को किसी को प्रभावित नहीं करते हैं कि वो सनातन धर्म अपनाए, क्योंकि सनातनी खुद ही हम लोग देश में इतना ज़्यादा है संख्या में कि हमें और की संख्या की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जो लोग कम संख्या में हैं ये लोग धर्मांतरण के लिए लगातार काम करते हैं। तो इस पे भी ध्यान रखिए कि आपको किसी भी धर्म अपनाने का अधिकार है, लेकिन किसी को भी धर्म के आधार पे किसी को भी झूठ झाट बोल करके पैसा दे करके उसको अपने धर्म में लाने का अधिकार नहीं है। अगर वो स्वेच्छा से आता है, कोई आदमी स्वेच्छा से अपना धर्म परिवर्तन करता है तो आसानी से कर सकता है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ये कल्चरल और एजुकेशनल हमारा जो राइट्स हैं, आप अपनी भाषा, संस्कृति, शिक्षा को सुरक्षित रखें। जैसे मान लीजिए हम भागलपुर में हैं, यहाँ अंगिका है, ठीक है, हम चूँकि भागलपुर के बासिंदा हैं तो हमें अंगिका आती है।
हमारे बच्चों को नहीं आती है। तो हम अपनी भाषा को पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं और हम अपनी शिक्षा को बढ़ा सकते हैं। इसके अधिकार हमारे पास है। इसके बाद आपके पास एक अधिकार है जिसको बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। यदि आपके अधिकारों का उल्लंघन हो तो आपको अदालत जाने का अधिकार है। आप अदालत कहाँ से शुरू करते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से या सब डिवीज़न कोर्ट से शुरू होता है। अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप कहाँ जाते हैं? आप थाना में जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं। ये अलग बात है कि थाना में आपको कई तरह से प्रताड़ना भी झेलनी पड़ती है, क्योंकि देश बदल गया, संविधान नया लिख गया, कानून नए बन गए, लेकिन राजपाट करने का तरीका कांग्रेस ने नहीं बदलने दिया। जो ज़माने में अंग्रेज़ के ज़माने में सरकार चलती थी, उसी ज़माने से सरकार चलती रही देश में। संविधान नया लागू होने के बाद भी हमारा पुलिस प्रशासन नहीं बदला। और आज भी आप देखते होंगे कि पुलिस जो अच्छे बच्चे जाते हैं थाना सिपाही में या दरोगा में ज्वाइन करते हैं, या उसके अलावा भी आगे ऊंचे पद पे जाते हैं, डीएसपी बनते हैं और एसपी बनते हैं, तो कई बच्चों को हम जानते हैं जिनके घर में गाली गलौज नहीं चलता था, लेकिन ये जब वहाँ ट्रेनिंग करके आते हैं, इवन महिलाएं, लड़कियाँ जब ट्रेनिंग करके आती हैं तो इनके जुबान पे फर्राटेदार हिंदी और अंग्रेजी की जगह फर्राटेदार गालियाँ होती है माँ बहन की। ये ट्रेनिंग कौन दे रहा है? क्या पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में गाली देने की ट्रेनिंग दी जाती है? क्या पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में लोगों को अधिकार के हनन की ट्रेनिंग दी जाती है? फिर यह कैसे होता है? और आप एक चीज़ समझेंगे कि गरीब व्यक्ति और मीडियम क्लास फैमिली और लोअर मीडियम या बीपीएल परिवार के लोग, मतलब मिडिल क्लास फैमिली, इससे ऊपर नहीं, इतने लोगों के ही बच्चे या बच्चियां जो हैं आपको दिखेंगे कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या शैक्षणिक बहुत अच्छा तेज नहीं निकले, वही लोग सिपाही में भर्ती होते हैं या होम गार्ड में जाते हैं। और ये प्रताड़ित किसको करते हैं? गरीब व्यक्तियों को। जैसे आप जानते हैं कि सास बहू को प्रताड़ित करती है, मतलब एक औरत दूसरी औरत को प्रताड़ित करती है, इसलिए इतना डोमेस्टिक वायलेंस आपको दिखता है ना। ये अलग बात है कि आजकल पति भी प्रताड़ित होने लगे हैं कई पत्नियों से, लेकिन मोटे तौर पे जो आपका अधिकार है, आपके अधिकार का हनन होता है। इन फंडामेंटल राइट्स को ध्यान में रखिए और इन फंडामेंटल राइट को ध्यान में रख करके आपको जब जानकारी होगी तो कोई आदमी आपको प्रताड़ित नहीं कर पाएगा। आपका जो मानवाधिकार है उसका संरक्षण हो पाएगा। अब इसके बाद आपको देखिए एक चीज़ आया था, वो आया था कि आपको शिक्षा का अधिकार, ठीक है, शिक्षा का अधिकार आया, राइट टू एजुकेशन। इसके बाद सूचना का अधिकार आया, ठीक, ये सारी चीज़ें आई हैं। अब इतने सारे अधिकार तो सरकार ने आपको लिखित रूप से दे दिए। अब हमारा शैक्षणिक तरीका ऐसा है कि जो व्यक्ति लॉ की पढ़ाई करता है उसको इसकी जानकारी होती है, जिसको लॉ मानना है उसको जानकारी नहीं है। अरे भाई, कानून की पढ़ाई करने वाले वकील बन रहे हैं और उसको पालन कराने वाले, चाहे पुलिस में हो या जुडिशरी में हो या कार्यालय हो या न्यायालय हो, उनको बताया जाता है स्पेसिफिक जितना जितना कानून से वो डील करते हैं। और जिनको मानना है उसको पता ही नहीं है कि कानून क्या है देश में। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने कई बार ऐसा प्रयास किया और समय अभाव में बहुत बार नहीं कर पाते हैं, लेकिन अब हमने मानवाधिकार यात्रा निकालने की सोची है और ये प्रयासरत थे बीएनएस आने के बाद, नया कानून आने के बाद, कि हम लोगों को कानून की जानकारी देंगे और हर एक चौक चौराहे पे कानून का फ्लैक्स वगैरह लगाएंगे, जाके सब्जी उब्जी खरीदते भी लोगों को एक दो ठो कानून पता चल जाए। अब आप मालूम है कि आपको कई तरह के कानून हैं जिससे कि आपको पुलिस क्या कर सकती है रोड पे, उसके बाद भी पुलिस दाएं दाएं मारता डंडा वंडा चलाना शुरू करती है ना। अभी हाल में मुझे किसी ने रोका था कि भाई साहब वीडियो बना रहे थे। मुझे क्या हुआ भाई साहब? तो आपने बेल्ट नहीं पहना था, अपना वीडियो दिखा दीजिए।
फंस गए सिपाही जी, है ना। फिर मेरा स्टिकर देखा, बोला आप हाई कोर्ट में वकील हैं, बोले हाँ, तो आपको छोड़ देता हूँ ना। छोड़ना नहीं है, आप मुझे वीडियो दिखाइए कि मैंने बेल्ट कब नहीं पहना था, ठीक। तो समझ में नहीं आता है लोग नौकरी में झूठ झाट लपट क्यों करते हैं। नौकरी तो 60 साल तक ख़त्म हो जाएगी, इसके बाद समाज में ही आपको रहना है। चलिए, ये मानवाधिकार की बात हम आप तक पहुंचाएंगे और एक एक करके पहुंचाएंगे, लिख करके, बोल करके, समझा करके पहुंचाएंगे, और इसमें आपका भी सहयोग लगेगा, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम आपको बड़ा बड़ा पंपलेट छाप के पहुंचाएं। तो आपको मैसेज जाएगा, जो वीडियो जाता है उसी को आगे बढ़ा दीजिए, आपका सहयोग हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं, धन्यवाद।